4 स्टार तक तो आपको रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको 5 स्टार रेटिंग चाहिए तो आपको ये पैसे पे करने पड़ेंगे और ये वाला टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। आपकी लाइफ की सबसे खराब गाड़ी कौन सी रही है जिसको आपने चलाया हो? लेकिन आप ये बताइए, अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो कितना कमा लेता होगा, स्पेशली अगर वो गाड़ियों के रिव्यू करता है? और कुछ ऐसे हैं जो लाखों में कमा लेते हैं। हेलो भाइयों, मैं आपका दोस्त विशाल अहलावत वापस आ गया हूँ नए वीडियो में, और पहली बार अपनी लाइफ का एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहा हूँ। इससे पहले एक पॉडकास्ट मैंने पहली बार शूट करवाया है, और पहले ही एपिसोड में देखो भाई मेरे मेहमान कौन है। भाई अगर आप गाड़ियों के वीडियो देखते होंगे ना, तो इनको तो ज़रूर जानते होंगे। ये हमारे सर हैं अमित खरे सर, जिनको आप आस्क कार गुरु के नाम से पहचानते होंगे। सर पहले तो आपका वेलकम। अब मैंने ऑन द स्पॉट बैठे बैठे 5, 6, 7 सवाल तैयार कर लिए हैं सर से पूछने के लिए, और ऐसे सवाल हैं जो कि भाई अगर आप इनके वीडियो देखते होंगे तो आपके मन में भी आते होंगे कि काश मैं डायरेक्टली जाके इनसे ये पूछ लेता। ये बताइए सर, आप इस जर्नी को मतलब कैसे आ गए इस लाइन में? अपनी जर्नी थोड़ी सी बताइए, मतलब क्या करते थे और कैसे ऐसे यूट्यूबर बन गए, वो भी गाड़ियों के? देखो, गाड़ियाँ पैशन है जी। और ये कोई प्रोफेशन नहीं था मेरा। हाँ हाँ। मेरा पैशन था, शुरुआत से था। और 2002-04 के आसपास से मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, 2002 के आसपास से। और 2004-06 में ऑर्कुट रहा मेरा, वहाँ पे कार गुरु के नाम से ही जी पेज था मेरा। जी। और उसको हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखने वाले होते, तो उसमें इंटरनेट ही कम होता था। जी जी। तो जो लोग थे वो गिने चुने थे। हाँ। फिर उसके बाद फेसबुक पे मेरा पेज था 2007-08 में। अच्छा। हाँ, वो भी कार गुरु के नाम से था और वो चलता रहा। हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं था इंटरेस्ट, उसमें गाड़ियों के बारे में लिख देता था, लोगों को हाँ। सलाह दे देता था, ये गाड़ी ले लो, ये रहने दो, ये कर दो, जी। ये। लेकिन आज की तरह का रिव्यू सेटअप नहीं होता था वो। जी। और बिजनेस तो अपना था ही, हाँ तो हाँ। वहाँ से तो कोई इनकम वाला तो था नहीं, वो तो सब फ्री जी वाला चक्कर है। जी जी। और बस बिजनेस चल रहा था। हाँ बीच में 2016 के आसपास मुझे कई दोस्तों ने जिद की कि जी। नहीं भाई, जब इतना सीखा है तो लोगों को बताओ। जी। और लोग या तो अंग्रेजी में झाड़ के चल देते हैं, हाँ हाँ। या फिर मतलब पूरी बात बताते ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप ईमानदारी के साथ हिंदी में आ जाइए। जी मैंने कहा हिंदी मेरी मातृभाषा भी है, जी। जी। तो ज़्यादा आसान है। तो मैंने हिंदी में पहली बार ऑटोमोबाइल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करनी शुरू कर दी, चैनल बनाकर। हाँ कैमरा शाई था, हैबिट नहीं थी मेरी कि मैं ये सब चीज़ें करूं, हाँ। लेकिन किया। हाँ। और फिर उसके बाद व्यूअर्स ने ही डिमांड करनी शुरू कर दी, अब ये अब ये अब ये अब ये अब ये बताओ, लोग बताते नहीं है एबीएस क्या है, लोग बताते नहीं है एयरबैग कैसे काम करता है, लोग बताते नहीं है ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, लोग बताते नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। हाँ। तो ये सब चीज़ें भी आप हमें सिखा दो जी जो कोई नहीं बताता है। जी जी। तो मैंने ये भी करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे नौबत ये आई कि कारों के रिव्यू भी दर्शकों की डिमांड पे चालू हो गए, जी। और ये जर्नी आगे बढ़ती चली गई। सर आपका पहला वीडियो मैंने 2016 में ही देखा था, वो गगन चौधरी के साथ में एक उस समय तो पॉडकास्ट टर्म नहीं आता था, लेकिन वो पॉडकास्ट काइंड ऑफ ही चीज़ थी जिसमें उनके कुछ सवाल थे और आप उनका जवाब दे रहे थे। तो मैं तो इनको तब से देख रहा हूँ जब इन्होंने शुरू किया था। अब सर आप दूसरे लोगों को काफ़ी एडवाइस देते हैं कि कौन सी गाड़ी किसे लेनी चाहिए, किस बजट में कौन सी गाड़ी बढ़िया है। अब आप ये बताइए सर, आप खुद कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? शायद ये बात मुझे लगता है किसी को ना भी पता, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होगी कि सर के पास कौन सी गाड़ी है। सर कौन सी गाड़ी है आपके पास? मैं चलाता हूँ स्कोडा सुपर्ब पेट्रोल डीएसजी गियर बॉक्स के साथ। हाँ, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है जी। तो मेरा कार खरीदने का पर्पज मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा चलना नहीं, लेकिन जब भी चलना है बढ़िया से चलना है, पावरफुल इंजन के साथ चलना है, कंफर्ट के साथ चलना है, तो मुझे स्कोडा सुपर्ब उस जगह फिट होती है। अब स्कोडा में कुछ कमियां भी हैं, जैसे महंगा है मेंटेनेंस, लेकिन मैं भगवान की दया से अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा उठा लेता हूँ। लेकिन जब सामने वाला कहता है मुझे लो मेंटेनेंस की कार सजेस्ट कीजिए, तो उसको लो मेंटेनेंस सजेस्ट करता हूँ। अगर कोई कहता है कि नहीं भाई साहब मेंटेनेंस हम भी उठा लेंगे, तो उसके लिए अच्छी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये बात होगी आपकी जर्नी की, ये बात होगी आपकी गाड़ी की। अब सर कोई भी यूट्यूबर को देखता है, या आपको भी देखते होंगे, तो लोगों के मन में एक सवाल आता है अर्निंग को लेके। तो सर इसका एक मोटा सा आंसर ये दीजिए, हालांकि मुझे पता है इसका कोई सही जवाब होता नहीं है, लेकिन आप ये बताइए अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो कितना कमा लेता होगा, स्पेशली अगर वो गाड़ियों के रिव्यू करता है? देखिए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 मिलियन तो पार कर गए हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि उनके पास रेगुलर व्यूज नहीं आते। ये सारा खेल रेगुलर व्यूज का है। आपने पहली तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कितने व्यूज आए, उन व्यूज का वॉच टाइम कितना था, और उन वॉच टाइम के बीच में कितने इंटरवल पे
एड कंपनीज ने परचेज किए ऑक्शन के थ्रू। अब ये जिसका ज्यादा होगा उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा। अगर किसी व्यक्ति के, मान लिया विशाल आपके ही मान लूं मैं कि आपके 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं, आपको भी थार पर वीडियो बनाया और थार पर आपको भी 1 लाख व्यूज आए और मुझे भी 1 लाख व्यूज आए, तो ये रेट मेरे ज्यादा कैसे आपके कम कैसे, ये डिपेंड करता है कि ब्रांड किस पर ऑक्शन के थ्रू ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो जो एड लगा रहा है वो कहता है कि मुझे कारगुरु पे ऐड लगवाना है, तो बताओ क्या लोगे, तो दूसरा कहता मुझे भी लगाना है, तीसरा कहता मुझे भी लगाना है। जब झगड़ा होता है तो रेट बढ़ता है। तो ये सारा खेल ऑक्शन के थ्रू घटता बढ़ता रहता है और जिसके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं पता होता है। हमारा केवल एक ही काम है, ईमानदारी से वीडियो बनाओ और दे दो। अब उस पर झगड़ा हो, झंझट हो या प्यार आए या कोई भी ऐड ना लगाए, मेरी बला से हमने तो अपना काम कर दिया, ईमानदारी से किया। ठीक है, ये वो सच्चाई है। और अमाउंट डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद, और कुछ ऐसे हैं जो लाखों में कमा लेते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो हाँ, आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, न सिर्फ व्यूज से, बाकी और भी कई तरीके होते हैं, जैसे प्रमोशन हो गया, उसके जरिए भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब पैसों की बात आई है तो सर, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई अगर ऑटोमोबाइल यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो कैसे बने। देखिए यहाँ पर ऑटोमोबाइल यूट्यूबर बनने के लिए सबसे बड़ा चीज तो ये, क्या आपका दिल से आवाज आ रही है कि आप ऑटोमोबाइल के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं और सीखने को तैयार हैं। अगर ये आपकी दिल की ख्वाहिश है, जैसे होता है ना हमारा शौक है अच्छे कपड़े पहनना, बिल्कुल, तो भाई आप कपड़ों के बारे में बात करें। लेकिन अगर आपका खून में ही शामिल है कि नहीं मुझे तो गाड़ियों के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता दिमाग में, तो आप ऑटोमोबाइल यूट्यूबर बन सकते हैं। बस ये एक चीज और शामिल है कि आप कैसे उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि सामने वाला संतुष्ट हो, उसको बातें समझ में आए, उसकी आपकी जानकारी का फायदा मिले। अगर ये डिलीवर आप और कर लेते हैं तो आप प्रॉपर यूट्यूबर बन सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर भी जन दो तरह का है, एक यूट्यूब में ब्लॉगिंग का है जिनमें ऑटोमोबाइल के साथ ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एक ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स की तरह से अपनी ओपिनियन दे सकते हैं जिस तरह से मैं करता हूँ, और एक जनरल है जिसमें कि ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट की तरह से आप काम कर सकते हैं कि आप टीवी एजेंसी अखबार में मीडिया में नौकरी करके ऑटोमोबाइल के बारे में दुनिया को जानकारी दे सकते हैं। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप इस प्रोफेशन में आगे आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इतनी गाड़ियों के रिव्यू किए हैं कि शायद आप गिन ना पाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी आपने किसी कार ब्रांड की बजाई है? अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो क्या ऐसा हुआ है? देखो, ऐसा तो कोई ब्रांड बचा नहीं है जिसके बारे में बजाई ना हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि हम क्रिटिसाइज उनकी पॉलिसीज और प्राइसिंग और प्रोडक्ट को लेके करते हैं। हमारी किसी कार कंपनी से कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, जी, किसी के साथ भी नहीं है। हमारा बस ये होता है, अगर ये वाली गाड़ी जिसको मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ वो सही नहीं है तो नहीं ही है, फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। अगर किसी कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है तो नहीं ही है, उसको कुछ पलट नहीं सकते। तो अगर वो बुरा मानते हैं तो भाई उनकी मर्जी, भला मानते हैं तो उनकी मर्जी। लेकिन मेरा काम है बता देना, तो वो बताता हूँ। बताने में ही ये बातें होती हैं कि नहीं साहब आपने तो आज बैंड बजा दी और आपने तो आज तारीफ कर दी। ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या है। और ऐसा कई बार हुआ है कि अधिकतर क्योंकि हर कंपनी के पास एक अच्छी गाड़ी होती है, एक खराब भी होती है, और एक बहुत ज्यादा खराब भी होती है। तो अगर बहुत ज्यादा खराब पल्ले पड़ी है तो भैया बहुत खराब ही बोलना पड़ेगा, तो बुरा मानने की बात नहीं है। अब अगला सवाल जो है वो इसी से रिलेटेड है सर। आपकी लाइफ की सबसे खराब गाड़ी कौन सी रही है जिसको आपने चलाया हो कि यार ये क्या गाड़ी है भाई, ये तो मैंने क्या ही चला लिया, ऐसा लगा हो? देखो, अभी जनरों की बात करूं अगर पिछले 5 सालों की, तो मुझे एक बार मौका लगा था डेटसन गो प्लस चलाने का। मुझे बस ये समझना था कि गाड़ी में 7 सीटें कैसे एडजस्ट की उन्होंने। बैठ तो उसमें 5 लोग भी नहीं पा रहे थे और उन्होंने 7 सीटें लगा दी उसके भीतर। और नतीजा ये था कि बीच वाली सीट पर भी इतनी जगह नहीं बची कि आदमी ये पैर नीचे लटका सके, मतलब वो उस पर भी लटकाना मुश्किल हो गया था। तो मुझे बहुत लगा कि कंपनी को कभी कभी जरूरत से ज्यादा सीटें अननेसेसरी नहीं लगानी चाहिए, जबकि उसकी जरूरत 4 सीटों से काम चल सकता था, 5 से चल सकता था, अननेसेसरी 7 क्यों लगा दी? और ऊपर से वो इंजन भी ऐसा नहीं था कि जो उन 7 लोगों के साथ मतलब चल सके सुकून के साथ। ये भी एक बड़ा चैलेंज था। तो मुझे लगा कि ये एक गलत तरीका था कंपनी का कि अननेसेसरी 7 सीटर बनाने का। और मतलब इन्हीं हरकतों की वजह से उनको टाटा बाय बाय करना पड़ा।
अभी गो डेटसन गो को अगर आप खींच के गो प्लस बना दोगे तो ऐसा तो होगा ही। सर अब एक मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में एक चीज़ है गाड़ियों को लेके, वो है गाड़ियों की सेफ्टी। सर कार सेफ्टी को लेकर जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेटिंग आती है सेफ्टी रेटिंग, या जितनी हाइप बनाई जा रही है कार सेफ्टी को लेके, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या जो यूज़र है उसको बिलीव करना चाहिए सेफ्टी रेटिंग पे? ओके, पहली चीज तो ये कि मैं अभी लोगों को ये सिखाने में लगा हूं कि इसका नाम सेफ्टी रेटिंग नहीं है, इसका नाम है क्रैश टेस्ट रेटिंग। राइट। अब जब आदमी ये सीख लेगा कि इसका नाम क्रैश टेस्ट रेटिंग है, तो वो आधी गलतफहमियां तो उसकी अपने आप ही दूर हो जाती है, राइट। क्योंकि ये सेफ्टी नहीं है, ये क्रैश होने के बाद आने वाली रेटिंग्स हैं। और बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती हैं, करने वाली एजेंसीज पर निर्भर करती हैं। अब दुनिया में अलग अलग देशों के पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि पूरा एक एरिया मिलके एक रेटिंग एजेंसी को हायर करता है कि भाई साहब आप हमारे सबके लिए, ऐसे यूरोप की सारी गाड़ियों को टेस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई ये कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी आया, उसने कहा मेरा नाम है ग्लोबल NCAP। Right. उसके नाम के साथ गलत हो गया खेल कि उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल हैं, जबकि वो एक्चुअल में ग्लोबल नहीं है। क्योंकि यूरोप की गाड़ियों को वो टेस्ट नहीं करते, वो अमेरिका की गाड़ियों को टेस्ट नहीं करते, वो जापान की गाड़ियों को टेस्ट नहीं करते, वो चाइना की गाड़ियों को टेस्ट नहीं करते, फिर आप ग्लोबल कैसे? सारे बड़े Actual बाजार में, तो आपने हाँ, छोड़ दिए। सारे बड़े मार्केट आपने छोड़ दिए, आपने चुना इंडिया और अफ्रीका। तो अपना नाम रखते इंडो अफ्रीकन NCAP, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आपने ग्लोबल नाम रख के बिजनेस किया, कि लोगों के दिमाग में डाला कि हम सबसे बड़े हैं, यूरो एनकैप हमसे छोटा है, सब हमसे छोटे हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे मिसगाइड हो गया पब्लिक, और उसका उन्होंने फायदा उठाया अपने स्पॉन्सर टेस्टिंग की, क्योंकि उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, किसी कंट्री को रिप्लाई नहीं देना था, किसी एजेंसी को रिप्लाई नहीं करना था, वो इंडिपेंडेंट बॉडी थे। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम 4 स्टार तक तो आपको रेटिंग दे सकते हैं, अगर आपको 5 स्टार रेटिंग चाहिए तो आपको ये पैसे पे करने पड़ेंगे और ये वाला टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। तो इस टेस्ट के नाम पर उन्होंने वो पैसे लिए, तभी 5 स्टार रेटिंग, वरना 4 ही मिलेगी आपको। अब आप मतलब कितनी भी सेफ गाड़ी हो उसको 4 स्टार मिले, और कोई एक आदमी स्पॉन्सर करके 5 स्टार लेके आए। एक और भी थी कि उनके साथ प्रॉब्लम की आप अपनी गाड़ी को टेस्ट करवा सकते हैं, ये तो सब कर सकते हैं। उनका ये भी था कि आप पड़ोसी की गाड़ी भी दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए कि भाई साहब मेरे पड़ोसी की गाड़ी लो, इसको ठोक के बजा के इसकी करके इसे दे दो 2 स्टार, 2 स्टार दे दो, 0 स्टार दे दो, 1 स्टार दे दो, ये भी कर सकते थे। ये गलत पॉलिसी थी। अब सर मेरा एक लास्ट सवाल है, जो कि हर एक अगर आम आदमी गाड़ी खरीदने जाए तो उसके दिमाग में आ सकता है। 10 लाख के बजट में अगर आप कोई 2 गाड़ी चुनना चाहें, जिन पर आप कहेंगे कि यार ये 2 गाड़ी ऐसी हैं कि आप आंख बंद करके खरीद लो, आपको रोना नहीं पड़ेगा फ्यूचर में जाके, तो वो 2 गाड़ी कौन सी हो सकती हैं? देखो, रोना नहीं पड़ेगा तो इसका सीधा मतलब है कि वो रिलायबल होंगी, वो अच्छी रीसेल वैल्यू वाली होंगी, वो ट्रस्टवर्थी होंगी, और उन पर किसी को डाउट नहीं होगा, तभी वो गाड़ी ऐसी हो सकती है। इनमें आज के डेट में अगर कोई गाड़ी की बात करूं तो मेरे नज़र में स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है, 6 एयरबैग के साथ में है, और वो नए इंजन के साथ में है, साथ ही बहुत बेहतरीन एवरेज देती है कि दूसरी कुछ कंपनीज की सेम तरह की कारें आधा एवरेज देती हैं। बिल्कुल। एक 26 दे रही है, दूसरी 13 एवरेज दे रही है, ये नौबत है जी। तो ये एक ऐसी चीज है, इस गाड़ी पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और अच्छा रीसेल भी मिल जाएगा आपको, जिंदगी भर परेशान नहीं करेगी, आसानी से रिपेयर भी हो जाएगी, और अब 6 एयरबैग के साथ आ गई और फीचर्स के साथ आ गई, तो मुझे मालूम है जब क्रैश टेस्ट रेटिंग होगी तो उतने खराब रिजल्ट नहीं आएंगे जितने पहले आए थे। जी, तो ठीक है। ये अब एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप बात करें कोई ऐसा जिस पर आप आगे से अच्छे से भरोसा कर सकते हैं, तो मैं दूसरा दूंगा वो जो मिनी एसयूवी वाला फॉर्मेट है, कि इनको एसयूवी जैसा चाहिए, वो शामिल हो जाए। तो अभी एक्स्ट्रा एक अच्छी गाड़ी है जिसमें कि आपको पैडल शिफ्टर के साथ AMT मिल जाता है, डुअल सिलेंडर वाला CNG मिल जाता है, और साथ ही आपको ऊंची गाड़ी मिल जाती है, फीचर रिच मिल जाती है, 6 एयरबैग भी मिल जाते हैं, और ओवरऑल वो अच्छा पैकेज है। तो मेरे अंदाज एक्स्ट्रा एक मिनी एसयूवी के तौर पर और एक हैचबैक के तौर पर स्विफ्ट बहुत अच्छा पैकेज है। ये 10 लाख रुपए में बहुत अच्छी गाड़ियां हैं जिन पे आप आंख बंद करके जा सकते हैं। तो सर हमने लगभग सारी चीज़ें आपसे पूछ ली हैं जो कि हमारे दिमाग में आई ऑन द स्पॉट, और मुझे लगता है आप में से कई लोगों के मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे जो आप सीधा इनसे पूछना चाहते होंगे लेकिन आज तक पूछ नहीं पाए होंगे, तो वो काम मैंने कर दिया। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें सारे सवालों के ईमानदारी से जवाब देने के लिए, क्योंकि इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे कि कोई भी चाहता तो उनको निगलेक्ट कर देता,
जवाब देने से बच सकता था, लेकिन सर ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, ईमानदारी से दिए हैं और सारे सच्चाई से दिए हैं। तो थैंक यू सर मेरे पहले पॉडकास्ट को इतना बढ़िया बनाने के लिए। बाकी आप लोग जुड़े रहिए मेरे भी चैनल के साथ, और सर को तो आप देखते ही रहते हो भाई। तो लगे रहिए भाई, देखते रहो, गाड़ियों को खरीदते रहो और मौज करते रहो। बाय बाय।